नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है केंद्र एवं राज्यों के मध्य तनाव निवारण के उपाय। तो जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय क्षेत्रों में और अन्य क्षेत्रों में भी तनाव मौजूद है, और हमने देखा है कि इन तनाव के निवारण के लिए अनेक आयोग भी गठित किए गए समय समय पर। और क्योंकि भारत का संघीय ढांचा सहयोगी संघवाद का एक नमूना है, इसीलिए हमने ये कोशिश की है कि तनाव निवारण के क्या उपाय हों। अच्छा, दूसरी बात ये कि 1967 के आम चुनाव के पश्चात ही संस्थागत, कार्यात्मक और वित्तीय, इन सभी क्षेत्रों में केंद्र एवं राज्यों के मध्य तनाव के बिंदु उभरे। और आप देख सकते हैं कि जब जब केंद्र एवं राज्यों के मध्य परस्पर विरोधी दलों की सरकारें सत्तारूढ़ हुई, तब तब तनाव और मतभेदों के स्वरों में वृद्धि हुई है। यानी कि जब केंद्र में और राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें बनी, तो तनाव और मतभेद ज़्यादा उभर कर सामने आया। और जब एक ही दल की सरकार केंद्र में और राज्य में रहती है, तो अपेक्षाकृत ये तनाव के स्वर जो है वो मंद पड़ते दिखाई देते हैं। तो भारतीय राजनीति की परिवर्तित परिस्थितियों में जैसे जैसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का भी ढांचा व्यापक हुआ है, वैसे वैसे ये कहा जाने लगा है कि केंद्र और राज्यों के संबंधों की फिर से व्याख्या की जाए, और वो फिर से व्याख्या करने से हम संबंधों को और सशक्त बना सकते हैं। तो केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय क्षेत्र में और या अन्य क्षेत्रों में मौजूदा तनावों के निराकरण करने के लिए कुछ संस्थागत और कार्यात्मक सुधार जो हैं वो देखे जा सकते हैं। और उन सुधारों को अगर हम लागू करें तो बेहतरीन तालमेल और सक्रिय प्रयास से केंद्र एवं राज्यों के मध्य तनाव की प्रवृत्तियों का उन्मूलन हम देख सकते हैं। तो अगर हम देखें कि संस्थागत तनाव के मुद्दों का समाधान कैसा किया जाए, तो हमने देखा कि संस्थागत तनाव कहाँ कहाँ रहे, यानी इंस्टीट्यूशनलाइज टेंशन एरियाज कौन कौन से रहे, उनके अगर निराकरण का उपाय करें तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि संस्थागत तनाव क्या है। तो संस्थागत तनाव का मतलब है कि संवैधानिक रूप से ही केंद्र को जो है सशक्त दर्जा दिया गया है, केंद्र अधिभावी है, केंद्र की शक्तियाँ ज़्यादा थी, केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकते हैं। इसी तरह इसीलिए कहा जाता है कि क्यों न संविधान के स्वरूप में कुछ बदलाव करके राज्यों को भी समान भागीदारी दी जाए। समान भागीदारी तो है, लेकिन जो राज्यों के ऑब्जेक्शन पॉइंट है कि सब यहाँ केंद्र अधिभावी है, यहाँ केंद्र राज्यों की स्वायत्ता का हनन होता है, तो क्यों न संवैधानिक प्रावधान करके ही राज्यों के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की जाए, अर्थात संविधान के स्वरूप में हम कैसे बदलाव करें। इसी तरह से नौकरशाही की भूमिका में भी बदलाव की बात कही जाती है, और राज्यपाल के पद व भूमिका के विषय में भी बदलाव की बात कही जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि केंद्र और राज्यों के मध्य अनुकूल परिवर्तन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि संस्थागत तनाव के बिंदुओं पर बदलाव किया जाए, नौकरशाही की भूमिका में बदलाव किया जाए, राज्यपाल के पद व भूमिका के विषय में बदलाव किया जाए, तो अनुकूल परिवर्तन किया जा सकता है संस्थागत तनाव के बिंदुओं पर। इसी तरह से केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन का संतुलन भी आवश्यक है। मैंने आपको बताया कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को हैं। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन गतिरोध होने पर केंद्र का कानून अधिभावी है। इसके अलावा केंद्र जो है राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाया जा सकता है। तो ये कहा जाता है कि सब शक्ति विभाजन का जो पलड़ा है, जो अभी केंद्र की हकदारी में ज़्यादा है, तो उसके लिए कहा जाता है कि क्यों न शक्ति विभाजन के पलड़ों को बैलेंस किया जाए, उसको संतुलन स्थापित किया जाए। इसीलिए राजनीतिक विशेषज्ञों, समीक्षकों और विद्वानों की मान्यता है कि सब समवर्ती सूची के जो विषय हैं, समवर्ती सूची में कौन से विषय हैं, वो विषय जो कि राष्ट्रीय महत्व के भी हैं और राज्य के स्तर पर भी महत्व के हैं। तो ये कहा जाता है कि सब समवर्ती की सूची के विषयों का जो है फिर से विभाजन किया जा सकता है। तो समवर्ती सूची के विषयों का अगर विभाजन होगा तो नेचुरली उसमें यह होगा कि विषयों का विभाजन करके ऐसे विषय रखे जाएं जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों में अगर दोनों सरकारें, संघ सरकार और राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन दोनों में अगर अंतर विरोध हो तो संघ सरकार का जो कानून है वो अधिभावी होगा। तो ये कहा जाता है कि समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखो जिस पर कि फिर से उसका पुनर्विभाजन किया जाए।
इसी तरह से प्रशासनिक तनाव के निवारण के उपाय भी हैं। अब हमने देखा कि भारत में प्रशासनिक तनाव जो है केंद्र राज्य संबंधों में, ये कहा जाता है कि प्रशासनिक समायोजन के जिन उपकरणों से केंद्र राज्य संबंधों के समन्वय और सहयोग में वृद्धि की जाए। तो प्रशासनिक समायोजन के कुछ उपकरण हैं, मौजूद हैं, और हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन उपकरणों को सशक्त भी किया है। कुछ उपकरण तो संविधान में ही हैं, लेकिन कुछ उपकरणों को हमने अपनी व्यवहारिक राजनीति में जो है वो कोशिश की है कि वो आगे है। जैसे कि कौन कौन से उपकरण हैं, जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद है, और क्या है, राज्यपालों का सम्मेलन है, और क्या है, मुख्यमंत्री का सम्मेलन है, और क्या है, मुख्य सचिवों का सम्मेलन है। इसके अलावा पुलिस महानिदेशक सम्मेलन, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन आदि आदि ये केंद्र राज्यों के मध्य मतभेदों के निवारण तथा विवेकपूर्ण सोच विकसित करने में सहायक हो सकते हैं। अच्छा, अखिल भारतीय समस्याएं, अखिल भारतीय मतलब जो संघ और राज्य दोनों की ही समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए संविधानेतर, यानी संविधान में तो नहीं है लेकिन संविधान के अलावा हमने व्यवहारिक राजनीति में उसको विकसित किया है। तो संविधानेतर अभिकरण मौजूद है, इन्हें सक्रिय किए जाने की आवश्यकता भी है, और हमने किया भी है, सक्रिय किया भी है, और भी सक्रिय किए जाने की आवश्यकता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता परिषद है, 1986 में स्थापित की गई और 1990 में इसे पुनर्जीवित किया गया। इसी तरह से अखिल भारतीय स्तर पर अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए काम करने के लिए जो है हमने परिषद बनाई। तो इस प्रकार इसी तरह से हमने अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान था, लेकिन हमने इसे अप्रैल 1990 में स्थापित किया। अच्छा, राष्ट्रीय विकास परिषद मैं आपको बताना चाहती हूँ, राष्ट्रीय एकता परिषद अलग है, राष्ट्रीय विकास परिषद अलग है। हम जानते हैं कि 1950 में हमने योजना आयोग की स्थापना की। ये परीक्षा में सवाल पूछा जाता है आपसे कि योजना आयोग संवैधानिक निकाय है या संविधानेतर निकाय है, तो आपका उत्तर होना चाहिए संविधानेतर निकाय है। संविधानेतर निकाय क्या होते हैं? जो संविधान में जिसका प्रावधान नहीं था लेकिन हमने बाद में उसकी स्थापना की। तो योजना आयोग की हमने स्थापना संविधानेतर निकाय के रूप में की। और हमने क्या किया, हमने राष्ट्रीय विकास परिषद को 1952 में स्थापित किया। वो क्या है, योजना आयोग का एक तरह से अनुषंध आयोग है। जो योजनाएं बनाई जाती हैं योजना आयोग द्वारा बनाई जाती थी, क्योंकि 2015 के बाद योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया। तो जो योजनाएं बनाई जाती थी योजना आयोग द्वारा, उसके अनुसमर्थन कहाँ किया जाता था? राष्ट्रीय विकास परिषद में। राष्ट्रीय विकास परिषद में के सदस्य मुख्यमंत्री भी होते हैं, प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्री भी उसके सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भाई चलो कोई बात नहीं, योजना आयोग योजना बना रहा है तो राष्ट्रीय विकास परिषद में उसका अनुसमर्थन होगा, तो कम से कम एक मंच तो हो जहाँ पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उसकी चर्चा हो सके। तो इस तरह से हमने राष्ट्रीय विकास परिषद बनाई। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में गठित हुई, और उसके बाद जब उसके सम्मेलन हुआ करते थे तो उसमें योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं पर इसका अनुसमर्थन होता था। अब तो नीति आयोग है, नीति आयोग जो है योजना आयोग का स्थान ले चुका है, और हम जानते हैं कि 2015 से नीति आयोग जो है वो नियोजन के काम को देख रहा है। तो इस प्रकार प्रशासनिक तनाव निवारण के उपाय भी हैं, जिसके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स ऑफ टेंशन जो है उसको इरेज किया जाता है। तीसरी बात है वित्तीय तनाव के निवारण के उपाय। केंद्र और राज्य संबंधों में सर्वोपरि वित्तीय क्षेत्र में मौजूद तनावों के उन्मूलन का प्रयास किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए भाई? क्योंकि वित्तीय एरिया में ही, वित्तीय क्षेत्र में ही सर्वाधिक तनाव है। वित्तीय दृष्टि से ये किया जा सकता है कि राज्यों को कुछ लचीले वित्तीय स्रोत प्रदान कर दें, और क्या करें, वित्तीय साधनों के न्यायपूर्ण आवंटन करें। इससे क्या होगा कि केंद्र राज्य संबंधों के मध्य नए समीकरणों की स्थापना हो सकती है। ये बहुत ज़रूरी है। तो राज्यों की आर्थिक समस्याओं के निर्धारण के लिए गैर राजनीतिक आर्थिक समिति की स्थापना से केंद्र और राज्यों के मध्य आर्थिक समन्वय की स्थापना की जानी चाहिए। अच्छा, नियोजन के संदर्भ में तो मैंने आपको बताई कि 5 जनवरी 2015 से गठित 5 जनवरी 2015 से गठित नीति आयोग, जिसने कि योजना आयोग का स्थान लिया है, 1 जनवरी 2015 को तो इसकी घोषणा की गई और 5 जनवरी 2015 को यह आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया।
तो वो क्या करेगा, वो राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं और रणनीतियों का निर्धारण कर सकता है। और योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था की हमेशा आवश्यकता अनुभव की जाती थी, तो हमने नीति आयोग की। तो इस प्रकार वित्तीय क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि नीति आयोग की जो नई स्थापना की गई है वो अपेक्षाकृत ठीक से काम करेगा, और केंद्र और राज्य संबंधों में वित्तीय निवारण के उपाय जो है वो भी अगर हमने लागू किए तो केंद्र और राज्यों के मध्य, देखिए अब जीएसटी का भी ज़माना है, जीएसटी के बाद भी जो है केंद्र राज्य संबंधों में काफ़ी तब्दीली आई है। तो ये आवश्यक है कि केंद्र और राज्यों के संबंध में वित्तीय एकता जो है वो स्थापित हो, और राज्यों की अस्मिता और उन्नति से ही देश का स्वरूप तय होता है। तो राज्य के मुख्यमंत्रियों द्वारा ये स्वीकार किया गया है कि देश को समग्र तौर पे दिशा निर्देश देना दिल्ली का अधिकार है, मगर राज्य का नेता होने के नाते उन्हें भी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से नीतियाँ बनाना उनका अधिकार होना चाहिए। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग, जो 1 जनवरी 2015 को जिसने योजना आयोग का स्थान लिया है, वो ठीक से काम करेगा, ऐसी आशा की जा सकती है। अच्छा, दूसरी बात, समय समय पर जो अलग अलग आयोगों ने सुझाव दिए हैं केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए, उसका भी पालन करना आवश्यक है, उनकी सिफारिशों को माने। जैसे प्रशासनिक सुधार आयोग, राजा मन्नार समिति, सरकारी आयोग, पुंछी आयोग, तो ये इन्होंने जो सुझाव दिए हैं उसको भी मानना आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत के संघात्मक ढांचे में केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन से ये स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माताओं ने जो है एक सशक्त केंद्र की कल्पना तो की थी, लेकिन उसके साथ ही सहयोगी और स्वास्थ्य ढांचे की भी आशा की थी। तो केंद्र राज्य संबंधों के मध्य तनाव निवारण के संस्थागत, प्रशासनिक और वित्तीय उपाय अगर हम ईमानदारी से अपनाएं तो भारत में संघीय ढांचा एक आदर्श ढांचा बन सकता है। ग्रेनवेल ऑस्टिन जैसे विद्वानों ने भी कहा है कि भारत केवल नई दिल्ली ही नहीं है, वरन राज्यों की राजधानियां भी उसमें शामिल हैं, और ये सब मिलकर सहयोगी संघवाद की ढांचे की अवधारणा को सत्य साबित करें, ऐसा कहा जाता है। तो आप इस टॉपिक को तैयार कीजिए। हमने केंद्र राज्य संबंधों में तनाव के क्या क्या कारण हैं वो देखा, और तनाव निवारण के उपाय भी देखे क्या क्या हैं। तो हम समझ सकते हैं कि सशक्त केंद्र और समृद्ध राज्यों के आपसी सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंधों से ही सशक्त भारतीय संघवाद उन्नत और गतिशील रहेगा। तो आप इस टॉपिक का प्रिपरेशन कीजिए, और इसमें कोई दिक्कत आए तो हम उस पर चर्चा करते हैं। और ये संघवाद का टॉपिक और केंद्र राज्य संबंध बहुत अहम है, इसकी तैयारी करें। ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है और मेन परीक्षा में तो ये पूछा ही जाता है। तो इस टॉपिक का आप अध्ययन करें। और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि वो ये कि ये जो टॉपिक है संघवाद और केंद्र राज्य संबंध, ये दोनों ही टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं, और इसलिए इसका एक तैयारी करते रहें। और वित्तीय संबंधों पर आप विशेष ध्यान दें, वित्तीय तनाव के क्षेत्रों पर भी दें, विधायी और प्रशासनिक संबंधों पर भी ध्यान दें, और इसकी प्रिपरेशन करें। और जो है वो भारत के संघवाद की अमेरिकी संघवाद और कनाडा के संघवाद से तुलना भी आप देखें, स्पेशली अमेरिका के संघवाद से तुलना देखें। और समवर्ती सूची जो हमने ऑस्ट्रेलिया से बॉट की है, ली है, उसी की तरह उसे अपनाया है, समवर्ती सूची को शामिल किया है, वो भी देखें। तो और सशक्त केंद्र के क्या क्या हमने प्रावधान किए हैं, संवैधानिक प्रावधान क्या किया है, उसका भी अध्ययन करें। तो इन सारे टॉपिक का अध्ययन करके आप इसका प्रिपरेशन कीजिए। और अब हम नया टॉपिक, अगली क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इसको प्रिपेयर करके रखिए। धन्यवाद।